हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के क्वेश्चंस की एनालिसिस की एक सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी 2021 के प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें हम हर एक प्रश्न से संबंधित एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न से कैसे अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं इन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी 2021 के अंतर्गत यदि हम पहले प्रश्न की बात करें, जिसमें सहायक नदियां और नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें बेतवा, चंबल, क्षिप्रा, यमुना, बैनगंगा, नर्मदा, तवा, गोदावरी। तो देखते हैं क्या सही आंसर होगा। बेतवा जो है ना, बेतवा सहायक नदी है कि सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? आपकी चंबल की है। बैनगंगा गोदावरी की है और तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बी आंसर सही होगा। यदि हम बात करें बेतवा, तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण नदी है बेतवा, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और बेतवा जो नदी निकली है वो कुमरा गांव रायसेन से, कुमरा गांव रायसेन से ये निकली है। दूसरा, क्षिप्रा की बात करें तो ये काकरावर्डी इंदौर से निकली है, काकरावर्डी इंदौर से निकली है, ध्यान रखिएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर है ना उज्जैन में कुंभ भरता है। फिर बैनगंगा की बात करें तो ध्यान रखना पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार जो सिवनी में है, यहाँ से निकली हुई है ना। और यदि तवा की बात करें तो ये महादेव पर्वत पचमढ़ी है ना, वहां से निकली हुई है। इसे आपको याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई है ना, जो यमुना नदी है, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? है ना, तो चंबल तो है, साथ ही साथ आपको केन नदी का भी नाम याद रखना है और साथ ही साथ बेतवा नदी का भी नाम, है ना। तो केन, बेतवा और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदियां कहलाती हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है गोदावरी, है ना, तो इसको दक्षिण गंगा कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और साथ ही साथ यदि प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी होती है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा कावेरी नदी। इतना सब आपको याद रखना है। आइए सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा सही नहीं है ना। प्रश्न है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ग्वालियर गर्म में ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। सी है मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। और डी है राज्य की 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या नहीं होगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वैसे तो अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पर वो लगभग 70 से 75% होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब इसी प्रश्न से कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है। पर ध्यान रखिएगा, दोनों से जो बारिश होती है वो हमारे कहां पर होती है? तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जो मध्य प्रदेश में जो वर्षा है, ध्यान रखिएगा, वो एक तो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी होती है, और दूसरा वर्षा जो है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से भी होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा कहां पर होती है? तो आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, रीवा पन्ना के पठार में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना। तो ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंदौर से नहीं गुजरती है ना। यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जिला रतलाम है, ध्यान रखिएगा, और अंतिम जिला कौन सा हो जाएगा? शहडोल। तो रतलाम के बाद उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, है ना, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और लास्ट में शहडोल। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि भारत से कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना है 8 राज्य हैं। गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है आपका, है ना, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इन्हें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला व पेट्रोल पाया जाता है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित, परतदार या औषधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। परतदार या औषधि चट्टानों में कोयला व पेट्रोल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार माफ करिए, मध्य प्रदेश में पहली बार पेट्रोल कहाँ खोजा गया है? तो आपको याद रखना है डिगबोई में।
डिगबोई। तो डिगबोई कहाँ पर है? असम में है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहली बार यहाँ तेल का कुआं कब खोजा गया है? तो 1889 में डिगबोई असम में खोजा गया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान में यदि हम देखें तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, साथ ही साथ बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान होती है ना? अगर हम बात करें कायांतर चट्टानों की तो संगमरमर कायांतर चट्टान है, साथ ही साथ क्वार्टजाइट भी, है ना, कायांतर चट्टान होती है। यदि हम अवसादी चट्टानों के उदाहरण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कोयला कोयला अवसादी चट्टान है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है मालवा पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, सतपुड़ा सरणी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यदि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब यदि हम काली मिट्टी की भी बात करें तो ध्यान रखना, है ना, एक गहरी काली मिट्टी है, एक साधारण काली मिट्टी है, और एक को हम कहते हैं छिछली काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। साधारण की बात की जाए तो ध्यान रखना, उत्तरी मालवा में साधारण काली मिट्टी भी पाई जाती है। और यदि छिछली काली मिट्टी की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, बैतूल आपका छिंदवाड़ा और सिवनी, ये 3 जिले हैं जहां पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, काली मिट्टी के बाद फिर, है ना, काली मिट्टी ध्यान रखना 47% क्षेत्र पर पाई जाती है मध्य प्रदेश के। इसके बाद लाल पीली मिट्टी पाई जाती है हमारे यहाँ, लाल पीली मिट्टी है ना, ये 37% क्षेत्र पर पाई जाती है ना। और एक और मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ये मध्य प्रदेश के केवल 3% क्षेत्र पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और बाकी एरिया में यदि हम बात करें, है ना, तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहां पे लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, जो 37% क्षेत्र पे है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ना, जिम कॉर्बेट रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है ना, जहाँ पे टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। तो यदि हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में शुरू हुआ। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा 9 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9 हैं, है ना। तो कान्हा है, सतपुड़ा है, पैंच है, पन्ना है, माधव है, बांधवगढ़ है, रातापानी है ना, और नौरादेही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जो लेटेस्ट वाला जो है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व लेटेस्ट है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, जिसको एनटीसीए कहते हैं, यह टाइगर रिजर्व, है ना, की देखरेख करती है। तो एनटीसीए कब बना है? तो 2005 में बना है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न और है, कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क माना जाता है, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। 1936 में यह स्थापित हुआ था, उसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? है ना, 5 मई 1951, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948, 10 जुलाई 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। अब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, इसे आपको याद रखना है। और वर्तमान में 194, है ना, इसके सदस्य हैं। और ध्यान रखिएगा, ये हर 2 साल में अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट कहा जाता है। और वर्तमान में यदि हम इसके महानिदेशक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ट्रोडोस ग्रेवियस, है ना, ये जो है वो WHO के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है?
ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। अब यदि हम इसरो की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है, महत्वपूर्ण है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर हम बात करें तो इसरो का जो पहला मिशन था, ध्यान रखिएगा, जो पहला मिशन था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। ध्यान रखिए ना, यहाँ से डेट पूछी जा सकती है, चूंकि पहला मिशन था तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। और जो दूसरा मिशन है, ध्यान रखिएगा, दूसरे मिशन का नाम था भास्कर, है ना, और इसको 7 जून 1979 में लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगुलिन को रेडियो टैग किया है ना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश का, क्योंकि उस समय है ना ये करंट में था, है ना, अब पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दूध, चाय, पानी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा फास्फेटेज परीक्षण जो है वो दूध और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसमें फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, है ना, इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। ध्यान रखिएगा यदि हम सारगैसो सागर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो सागर है ये कनारी की जलधारा, है ना, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और विषुवतीय जलधारा के बीच स्थित क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखिएगा ये तीन धाराओं से के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो कहलाता है सारगैसो सागर। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना? तो एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पर एक मोटी मोटी घास पाई जाती है जिसको सारगैसम कहते हैं। तो सारगैसो सागर में सारगैसम नामक शैवाल हमें प्राप्त होती है, इसे भी आपको याद रखना है। और ध्यान रखिएगा ये एकमात्र विश्व का सागर है जिसकी कोई भी तट रेखा नहीं है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र सागर जिसकी कोई तट रेखा नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा आपका? सारगासो सागर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक एवं युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, स्वेज नहर, पनामा नहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, स्वेज नहर का आर्थिक और राजनीतिक महत्व है। यदि हम स्वेज नहर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर जो है वो दो अलग अलग महासागरों को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करने वाली जो नहर वो स्वेज नहर ही है। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो ध्यान रखिएगा यह नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। स्वेज नहर का गठन कब हुआ है? तो 1869 में स्वेज नहर का गठन किया गया है, निर्माण किया गया है। और ध्यान रखिएगा यह किसके अंतर्गत है, किस देश के कंट्रोल में है? तो ये मिस्र के कंट्रोल में है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कब किया था? ध्यान रखिएगा तो 1956 में 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगर हम कुछ अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ना। तो भारत में यदि दक्षिण में हम देखें तो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। मलक्का जल डमरू मध्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये जो मलक्का जल डमरू मध्य है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करने वाला जल डमरू मध्य है। और पनामा की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1914 में पनामा नहर का निर्माण पूरा हुआ है। और जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं, अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन है सियरा नेवादा,
रॉकी, हिमालय, अल्पस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। सियरा नेवादा वलित पर्वत नहीं है। यह कौन सा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये कहाँ पर है? तो यूएसए, अमेरिका में है। और ये सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यदि अन्य विकल्पों की बात करें तो बिल्कुल ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, वलित पर्वत के उदाहरण है। रॉकी की बात करें तो ये अमेरिका में स्थित है और ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा वलित पर्वत कहलाता है। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय आप जानते हो हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और यदि हम आल्पस की बात करते हैं तो ये यूरोप का सबसे बड़ा वलित पर्वत कहलाता है। चलिए, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ऑप्शन है भारत चीन, चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। भारत और चीन को विभक्त करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। और ध्यान रखिएगा, जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ है? 1914 में हुआ था। यदि हम कुछ और की बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभक्त करती है? तो आंसर आ जाएगा आपका डूरंड रेखा। तो ध्यान रखिएगा, इन दो देशों को विभक्त करने वाली रेखा डूरंड रेखा है। कब निर्धारण किया गया है? 1896 में निर्धारित किया गया था। और यदि हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि संबंधित है। ऑप्शन है साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, साग सब्जी से ट्रक कृषि संबंधित है। इसको कमर्शियल, है ना, ध्यान रखिएगा, कमर्शियल गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग भी कहते हैं। ये जो ट्रक कृषि है इसकी अवधारणा का विकास, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में हुआ है। और इसका मतलब होता है फल और सब्जियों को ट्रक के माध्यम से, है ना, दूर स्थित स्थानों पर ले जाना, है ना। तो ये नया शब्द है, अमेरिका में इसकी अवधारणा ही है। और अगर हम देखें तो ट्रक कृषि उत्तर अमेरिका में ही ज्यादा चलती है, अमेरिका और कनाडा में इसका प्रचलन है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है ना। ऑप्शन है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अच्छा, यहां से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फिर वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। ध्यान रखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है यूएनओ ने 2024 को। और 2025 का भी पूछा जा सकता है, तो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, है ना, यूएनओ ने घोषित किया है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में तो यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूएनओ का गठन कब हुआ है? तो 1945 में हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? तो 193, 193 सदस्य हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में इसके महासचिव, यूएनओ के महासचिव कौन है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर, 21 मार्च। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री, है ना, शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 51, है ना, जनजातियों को विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु के अंतर्गत शामिल किया गया है। 51 में से यदि हम 21 की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये विमुक्त के अंतर्गत आती हैं। और यदि हम 30, बाकी की 30 की बात करें तो ये घुमंतु और अर्ध घुमंतु के अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? ऑप्शन है राई, बिहू, लावनी, नौटंकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, इनका संबंध राई लोक नृत्य से है। ध्यान रखिएगा, श्री राम सहाय पांडे सागर से हैं और वर्ष 2022 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2022 में इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। अगर हम राई की बात करें तो राई बुंदेलखंड में प्रचलित है और मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी है राई, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अन्य विकल्पों की बात करें तो बिहू जो है वो असम में प्रचलित है, लावनी जो है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रचलित है।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती दुर्गाबाई व्यास जनजातीय कला से संबंधित है। गौंडी, भीली, बैगा, सहरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इनका संबंध गौड़ी शैली से है और ध्यान रखिए ना, ये कहाँ की हैं तो ध्यान रखना मंडला से है। चलिए आगे बात करते हैं। सही सुमेलित है जिला और संभावित उत्पाद की बात हो रही है। बालाघाट तुअर दाल गुड़, बैतूल मिर्च उत्पाद, खरगोन सागौन, नरसिंहपुर कोदो कुटकी। तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, बालाघाट कोदो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है, तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। तो पहले का आंसर डी कहाँ पर है? आंसर डी ही आंसर हो जाएगा। बैतूल की बात करें तो ध्यान रखना, बैतूल सागौन के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन जो है वो मिर्च और मिर्ची उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। और नरसिंहपुर जो है ना वो तुअर दाल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। तो ऑप्शन है बालाघाट, डिंडोरी, भिंड, छिंदवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। भिंड में लिंगानुपात सबसे कम है। ध्यान रखिएगा, भिंड चंबल क्षेत्र में आता है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम होता है, तो चंबल क्षेत्र में लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम है। यदि भिंड की बात की जाए तो यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? 837 है। इसे आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो बालाघाट में है, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभक्त है? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला है? ऑप्शन है 2011, 2012, 2013, 2014। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 2013 में BHEL को महारत्न का दर्जा मिला है। यदि हम BHEL की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में यदि हम देखें तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं? महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 14 महारत्न कंपनियां हैं। यहाँ से एक आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो हाल, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी है। हाल की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1964 में हुई है। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शहर में स्थित है। ऑप्शन है महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना, दतिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय जो है वो आपके अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक मतलब अनूपपुर जिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर जिला पूछा जाता है तो अनूपपुर आंसर आ जाएगा। अमरकंटक वो पर्टिकुलर प्लेस है। ध्यान रखिएगा, ये जिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 2008 में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यदि हम 2008 की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जो कहाँ पर है? उज्जैन में स्थापित हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें अन्य की तो ध्यान रखिएगा, विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय, विजया राजे है ना कृषि विश्वविद्यालय, ये भी 2008 में स्थापित हुआ है। और कहाँ पर है? ग्वालियर में। और एक और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2008 में हुई है उसका नाम है मानसिंह तोमर है ना कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है जंगधरी, चकारिया, इमालिया, मलाजखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। मलाजखंड किसके लिए है ना? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसको कॉपर सिटी कहा गया है। और मलाजखंड किस जिले में आता है? तो ध्यान रखना है आपको, बालाघाट के अंतर्गत आता है ना। और मलाजखंड भारत की एक सबसे प्रसिद्ध खान है तांबे के उत्पादन के लिए। अच्छा, यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसे आपको याद रखना है। और यदि विश्व स्तर पर हम बात करें तो कौन सा देश तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? चिली, है ना। तो चिली विश्व में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ये तीनों ही चीजें है ना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको कहते हैं आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत समाहित है। यदि हम इस अधिनियम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया है। और इस अधिनियम में संशोधन कब हुआ, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2009 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। ऑप्शन है B2B, C2B, C2C, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी ने इस प्रश्न का सही आंसर ए को भी माना है और सी को भी माना है ना। तो नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के अंतर्गत B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये दोनों ही ऑप्शन ये सही रहेंगे। ई कॉमर्स है ना कि अलग अलग घटक माने जाते हैं, इन घटक के अंतर्गत आएगा है ना बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर में है ना नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार सम्मिलित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है स्विच, रूटर, ब्राउटर और गेटवे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, एमपीपीएससी ने इस प्रश्न का सही आंसर रूटर और गेटवे इन दोनों को माना है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर में जो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। तो रूटर और गेटवे दोनों ही डिवाइसों के माध्यम से है ना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर होता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि रूटर जो होता है ना, इसमें समान नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसफर करते हैं और दो डिफरेंट नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए गेटवे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में ये चूंकि अंकित नहीं था कि समान नेटवर्क की बात की जा रही है या डिफरेंट नेटवर्क्स की बात की जा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों ही आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है डोमेन नेम सेवा, डोमेन नेम प्रणाली, डीएनएस फाइल सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नेम सिस्टम मतलब डीएनएस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंटरनेट पर अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस है ना को सही तरीके से दर्शाने के लिए या जल्दी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है B2B, B2C, C2B और C2C। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। ध्यान रखना, इस C2B के भी कई सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वे जंकी इसी के अंतर्गत आता है, जंकी इसी के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो जो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं है ना, फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मेगा विकास अभिकरण नहीं है? ऑप्शन है मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, रायसेन में मेगा विकास अभिकरण नहीं है। यदि हम बैगा जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बैगा जनजाति निवास करती है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिसमें बैगा, सहरिया और भारिया आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैगा, सहरिया और भारिया मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। सहरिया जो है वो चंबल क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है और भारिया मुख्य रूप से है ना छिंदवाड़ा के पातालकोट के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है नारायण सीधा बेंद्रे, विष्णु चंचालकर, नाना साहब पेंसे, अमृतलाल बेगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, नाना साहब पेंसे चित्रकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये संगीतकार हैं और ये पखावज नामक वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका संबंध इंदौर से है। यदि अन्य विकल्पों की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, नारायण सीधा बेंद्रे ये इंदौर के हैं है ना, इंदौर के हैं और इन्होंने फ्राइडे ग्रुप नाम की एक संस्था बनाई थी है ना। इनका एक जो प्रसिद्ध चित्र है वो है प्रार्थना सभा में गांधी जी और दूसरा प्रसिद्ध चित्र है स्टेशन पर 2 यात्री। तो ये भी पूछा जा सकता है। विष्णु चंचालकर की बात करें तो ध्यान रखना है ना, ये कोलाज और लैंडस्केप पेंटिंग बनाने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। और अमृतलाल बेगड़ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से चित्रकार नहीं है ना। एमपीपीएससी ने अलग तरीके का प्रश्न पूछा, अमृतलाल बेगड़ चित्रकार नहीं है, ये साहित्यकार हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने नर्मदा नदी की परिक्रमा की है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए काम किया है। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं है ना, उसमें तीरे तीरे नर्मदा है, अमृतस्य नर्मदा है,
अमृतस्य नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये तीन बड़ी पुस्तकें मानी जाती हैं अमृतलाल बेगड़ जी की। ठीक है, इन्हें नर्मदा पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ का नाम मानधाता है ना? तो इस प्रश्न में ऑप्शन है कामदगिरि, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओमकारेश्वर को मानधाता नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, खंडवा में है। और ओमकारेश्वर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक को ओमकारेश्वर कहते हैं और एक को ममलेश्वर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अन्य विकल्पों की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कामदगिरि चित्रकूट का पुराना नाम है ना? और अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं, ध्यान रखिएगा, एक नर्मदा निकलती है, एक सोन नदी निकलती है और एक जोहिला नदी निकलती है। ये प्रश्न भी आपके एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। और महेश्वर जो है, ध्यान रखिएगा, ये खरगोन जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कलगीत तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, तुर्रा कलंगी, है ना, निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसमें एक तुर्रा अखाड़ा होता है, एक कलगी अखाड़ा होता है, आपस में दोनों में वार्तालाप संवाद होता है, इसके माध्यम से लोक नाट्य आगे बढ़ता है। यदि हम बात करें निमाड़ के अन्य लोक नाट्य की, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गवेलन भी एक बड़ा प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना? और अन्य की बात करते हैं तो यहाँ के जैसे कि आप मसांड्या जिसको काया खोज भी कहा जाता है, ये भी एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अगर हम मालवा की बात करते हैं तो संजा गीत यहाँ का, है ना, संजा गीत ये लोकगीत है, संजा गीत। साथ ही साथ हीड़ गायन भी यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक गायन है ना? सिंगाजी गायन, माफ करिएगा, भरथरी गायन भी यहाँ का प्रसिद्ध लोक गायन है। अगर निमाड़ के लोक गायन की भी बात करते हैं तो उसमें मसांडा भी आता है, गबलन भी आता है और यहाँ पे सिंगाजी गायन भी आता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंगाजी गायन, है ना, किस क्षेत्र में प्रचलित है? निमाड़ में प्रचलित है। बुंदेलखंड के लोकगीत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाग गायन होता है, फाग गायन ये प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे लमटेरा गायन होता है, जिसको बम्बुलिया कहा जाता है, बम्बुलिया गायन भी कहा जाता है ना? ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बघेलखंड के लोकगीतों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है बिरहा गायन, है ना, विदेशिया। तो बिरहा, विदेशिया, ये दो प्रसिद्ध लोक गायन यहाँ पे प्रचलित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन दसपुर अभिलेख, सोहेगोरा अभिलेख, सुपैया अभिलेख, एरन अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, दसपुर अभिलेख। ध्यान रखना, दसपुर कहां पर है? मंदसौर में है, वहां पे सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर की दीवारों पर एक व्यापारी के द्वारा एक लेख लिखाया जाता है ना, जो कि साड़ियों को बेचने से संबंधित था। तो ये पहला विज्ञापन माना जाता है मंदसौर में। किस शताब्दी का है? तो 5वीं शताब्दी का यह अभिलेख है। अब अन्य की बात करते हैं तो ध्यान रखना, सोहेगोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सुपैया जो है वो हमारे रीवा में है। ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और रीवा में जो सुपैया अभिलेख है, इसका संबंध स्कंदगुप्त से है। किससे है? स्कंदगुप्त से है। और एरन की बात करें तो ये सागर में है। और ये जो एरन अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, इसका संबंध भानुगुप्त से है। ये भानुगुप्त गुप्त काल के राजा हैं, है ना? और यह अभिलेख पहली बार भारत में सती प्रथा का उल्लेख करता है। तो इस एरन अभिलेख का जो समय है, ध्यान रखिएगा, वो 510 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन में यदि 510 नहीं होगा तो फिर आपको 512 ईस्वी टिक करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ऑप्शन है अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर है अखिल भारतीय संघ। अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्य प्रावधानों की बात करें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, इसको समाप्त कर दिया गया है ना? कब लगाया गया था प्रांतों में द्वैध शासन? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था। साथ ही साथ इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं। तो चुनाव कब हुए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत? 1937 में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए हैं। और इसी अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, महिलाओं को, दलितों को, मजदूरों को पृथक निर्वाचन का अधिकार भी दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा
कि किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरी बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा की यदि हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है और पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है और इस पहली बैठक में ध्यान रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक कब हुई है? ना 11 दिसंबर 1946 को हुई है और इसके अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा एक और प्रश्न पूछा जाता है 22 जनवरी 1947 को, है ना, जो उद्देश्य का प्रस्ताव है ना, उसको पारित कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 13 दिसंबर को रखा गया है और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति की सहमति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति का आशय। यदि हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो ध्यान रखना संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाते हैं। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यदि वो उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ध्यान रखिएगा भारत में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है ना। पहली बार 1961 में, है ना, दहेज निवारण प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत बुलाई गई थी। दूसरी बैठक 1978 में बुलाई गई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के अंतर्गत। और जो तीसरी बैठक है 2002 में बुलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, आतंकवाद निरोध विधेयक के अंतर्गत बुलाई गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। यदि हम भारतीय संसद की बात करें तो ध्यान रखिएगा इस संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है ना। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के लिए ना अनुच्छेद है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, 17, 19। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है। ध्यान रखिएगा भारत सरकार के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था, जिसे 1976 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अटल प्रगति पथ संबंधित है मंदसौर, नीमच क्षेत्र, धार झाबुआ क्षेत्र, मंडला जबलपुर क्षेत्र, ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अटल प्रगति पथ जो है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा भारत में एक भारत सरकार के द्वारा एक सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया था और एक भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। भारतमाला, ये 2 प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण लाए गए थे। तो भारतमाला प्रोजेक्ट 2015 में लाया गया था और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, है ना, जो राजमार्ग को डेवलप किया जा रहा है और ये जो राजमार्ग है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचाएगा परिवहन क्षेत्र में। चलिए आगे बात करते हैं। 600 मेगावाट क्षमता की सौर वितरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है ना? गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, बरगी। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर, है ना। और ओमकारेश्वर कहाँ पर आता है? तो खंडवा में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है शूटिंग, तैराकी, हॉकी, क्रिकेट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। चिंकी यादव की बात की जाए तो ध्यान रखना ये भोपाल जिले की हैं और ये शूटिंग में महारत हासिल है और 25 मीटर, है ना, जो एयर पिस्टल जो टूर्नामेंट होता है उसमें ये भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है शूटिंग, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, विवेक सागर का संबंध हॉकी से है। ध्यान रखना विवेक सागर होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद जिसका नाम अब हो गया है नर्मदापुरम, है ना, तो वहां से है। और ध्यान रखिएगा विवेक सागर बड़े महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी हैं, है ना। 2 बार ओलंपिक में, है ना, इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से भाग लिया है और ओलंपिक जो 2024 में पेरिस में हुआ है वहां पे हॉकी ने कांस्य पदक जीता है। उस कांस्य पदक जीतने वाली टीम में विवेक सागर भी शामिल थे, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है
कैटलिन नोबा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हंगरी। तो ये 2022 से लेकर 2024 तक हंगरी की राष्ट्रपति रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीपीय, परिप्रशांत महाद्वीपीय, मध्य अटलांटिक, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना परिप्रशांत महासागरीय, है ना, बाह्य परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, जो है ना इस पेटी के अंतर्गत ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इसको। और एक चीज और आपको याद रखना है, अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में किलुआ किलुआ जो कि हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है, वहां पर विस्फोट हुआ है। तो आपके लिए करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन है यूरेनियम, तांबा, जस्ता, लोहे अयस्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, है ना। ये श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा लोहे अयस्क के उत्पादन में, है ना, भारत का कौन सा जिला, माफ करना, भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आपका आंसर आ जाएगा उड़ीसा पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। और यदि हम विश्व की बात करें तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, इसे भी आपको याद रखना है। और भारत विश्व में किस स्थान पर है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो चौथे स्थान पर है लोहे अयस्क के उत्पादन में। चलिए आगे बात करते हैं। किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? ऑप्शन है कन्हर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर, इंदिरा गांधी नहर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा सागर बांध है हमारे यहाँ पर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में है। ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर यह बांध स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ऑप्शन है नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी जो है ना वो नगरीय क्षेत्र में रहती है, तो वहां पे कृषि कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 33.15, 32.15, 30.15, 31.15। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी 31.15 इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें 2001 की, है ना, तो उस समय नगरीकरण का जो प्रतिशत था वो 27.81% था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नगरीकरण हमारे यहाँ पे बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? है ना, तो ऑप्शन है अहलूवालिया, डरेवालिया, कन्हैया और सुकरचकिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, है ना, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, है ना, जो सिख थे वो अलग अलग मिसलों में बढ़ जाते हैं। उन 11 मिसलें थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मिसल थी सुकरचकिया, है ना। और आगे जाके इसी मिसल के सरदार बनते हैं, प्रमुख बनते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ध्यान रखिएगा पंजाब के शासक रहे हैं और इनकी राजधानी क्या रही है? लाहौर। ये आपको याद रखना है। रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह उनके बेटे हैं, है ना। और दिलीप सिंह के समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन है वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा शाही, सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, सरदार पटेल को यह विभाग दिया गया था। ध्यान रखिएगा सरदार पटेल ने 562, है ना, बिखरी हुई रियासतों का भारत में एकीकरण किया है, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे। आगे बात करते हैं कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है ना। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर ए, लाला लाजपत राय ने कहा था, है ना। ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय पंजाब के थे, है ना, शेर पंजाब भी कहा जाता है। और इन्होंने समाचार पत्र निकाले थे जिसका नाम था वंदे मातरम, है ना, पीपल, ये भी एक इनका समाचार पत्र था। और इन्होंने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। तो आज के लिए फिर इतना ही। यहाँ के बाद के प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।